सेकेंड ईयर क्लास आज हम टॉपिक 19.7 देखेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक रिएक्शन देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी हमने कैटिनेशन पढ़ा था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन होता है वो कई बॉन्ड्स बना सकता है, तो उनके रिएक्शन भी उतने कॉम्प्लेक्स होंगे ना। लिहाजा हमने रिएक्शन की एक बेसिक स्कीम बनाई है। पहली चीज़ ये है कि देर आर टू वेज इन विच अ बॉन्ड ब्रेक, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। यानी पहले हम ये देखेंगे कि जो बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड, वो दो तरीके से टूट सकता है, होमोलाइटिक तरीके से और हेट्रोलाइटिक तरीके से। नंबर 2 हम देखेंगे रीएजेंट्स को, ये भी देखेंगे कि रीएजेंट होता क्या है, और उसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है फ्री रेडिकल, दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोफाइल और तीसरी टाइप है न्यूक्लियोफाइल। इन तीनों को भी आज के लेक्चर में देखेंगे। और तीसरी चीज़ है देयर आर 4 जनरली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन के जनरल कुछ टाइप्स को भी समझेंगे जी। तो सबसे पहले ए हमारे पास पोर्शन है ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड कितने तरीक़ों से टूट सकता है? 2 तरीक़ों से। होमोलाइटिक फिशन, फिशन का मतलब होता है टूटना, होमोलाइटिक समझाता हूँ क्या होता है। इसी का दूसरा नाम होता है होमोलाइसिस, और दूसरा तरीका है हेट्रोलाइटिक फिशन, या इसी का दूसरा नाम है हेट्रोलाइसिस जी। तो बच्चे होमोलाइटिक सबसे पहले देखते हैं। होमो का मतलब होता है ना सेम, ठीक है। लाइटिक लफ्ज़ निकला है लाइसिस से, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना या टूटना। बात को समझिएगा, अगर मैं 2 एटम्स लूँ, क्लोरीन और क्लोरीन, ये आपस में बॉन्डेड हों यानी जुड़े हों, ये क्लोरीन गैस है ना बेसिकली। अगर मैं इनको तोड़ दूं यानी इनके दरमियान के बॉन्ड को तोड़ दूं तो क्या होगा? ये दोनों देखिए बॉन्ड बना था ना, यानी एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शामिल था और एक दूसरे क्लोरीन का। तो ये इस क्लोरीन के पास भी एक जाएगा इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब चूंकि दोनों सेम नेचर के एलिमेंट्स थे ना, एटम्स थे, तो उन्होंने बॉन्ड के टूटने पर अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। दिस इज़ द होमोलाइटिक लाइसिस। तो होमोलाइटिक बेसिकली 2 सेम एटम के दरमियान होती है। ज़रूरी नहीं कि सेम एटम के दरमियान हो, आपने यूँ रखना है कि 2 सेम नेचर के एटम या ग्रुप के दरमियान अगर बॉन्ड को तोड़ते हो, दैट इज़ कॉल्ड होमोलाइटिक लाइसिस। और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ना बच्चे, वो नॉन पोलर नेचर का होता है। नॉन पोलर नेचर ऐसी नेचर होती है जिसमें कोई चार्जेस ना हो, यानी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऐसे चार्जेस ना हो। देखिए क्लोरीन क्लोरीन है ना, सेम है, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि कोई ज़्यादा बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा और उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और कोई कम खींचेगा तो पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा तो होने वाला नहीं। तो ऐसी बॉन्ड होती हैं नॉन पोलर जी। तो बेसिक बात है, क्या याद रखेंगे कि होमोलाइटिक फिशन में नॉन पोलर बॉन्ड को तोड़ते हैं, और इसमें जो 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली बिटवीन 2 एटम। ऐसा नहीं है कि एक एटम वो ज़्यादा खींच रहा हो उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस तरह नहीं होता। अब क्लोरीन और क्लोरीन की बात करें ना, तो अगर इसके इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो यूँ क्लोरीन ऐसे फ्री बन जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर CH3 अलग है, H अलग है, तो इससे मैंने बोला था सेम होना ज़रूरी नहीं है, हाँ सेम नेचर का होना ज़रूरी है। और अगर इनके दरमियान भी बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो ज़ाहिर है बॉन्ड में तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जो शेयर हो रहे होते हैं। और बात याद रखिएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो शेयर हो रहे होते हैं ना, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन, तो फिर अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया जाएगा। CH3 का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास। ना बेटा, इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, जिनके ऊपर ये एक डॉट से मेंशन होता है ना, इसका मतलब है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो कहता है एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे कि हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, या CH3 ग्रुप ऑफ एटम है, क्योंकि इसमें कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये ग्रुप बन गया। तो बच्चे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, पेयर में तो 2 आ जाते हैं ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बच्चे हम इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और एक बात जो याद रखनी है इन फ्री रेडिकल के बारे में कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी है। ऐसा इसलिए कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और उसको पेयर करने के लिए एक चाहिए बस,
तो वो जल्दी से किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू बी पेयर्ड, क्योंकि अनपेयर चाहता है कि वो पेयर हो जाए। अब जाहिर है आपको हेट्रोलाइटिक फिशन की समझ आ गई होगी कि इसमें भी आप किसी चीज़ को तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, लेकिन उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन द टू एटम्स, यानी एक एटम उन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा होगा जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और एक कम खींच रहा होगा जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट सपोज बेटे मेरे पास है CH3 और साथ में जुड़ा हुआ है क्लोरीन Cl। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान बॉन्ड तो बना है, और बॉन्ड का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन्स है शेयर हो रहे हैं। तो अब ऐसा होता है कि जो क्लोरीन है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस वजह से वो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो कि बॉन्ड के अंदर मौजूद है उनको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, और कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के पेयर को इतना नहीं खींच पाता, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो ज़्यादा क्लोरीन के करीब यहाँ रहेगा। तो जब मैं बॉन्ड को ऐसे तोड़ता हूँ, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने पर क्या होगा कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इसको कोई दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब थे। तो वो क्लोरीन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक उसका अपना और एक जो हाइड्रोजन इस कार्बन से उसने खींचा, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन गया है इस कार्बन का तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये जो मैंने लाइसिस करवाई है, बॉन्ड को तोड़ा है बच्चे, ये हेट्रोलाइटिक है, हेट्रोलाइटिक फिशन, ठीक है। सो वन ऑफ द एटम्स कीप्स बोथ इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन रख लिए, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है। द अदर एटम इज डेफिशिएंट इन वन इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो एटम होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, thus इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये होता है हेट्रोलाइटिक फिशन या हेट्रोलाइसिस। नाउ हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी भी है जो कि बेसिकली सेकंड कैटेगरी ही कह सकते हो, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन। कार्बोकैटाइन से क्या मुराद है? कार्बोकैटाइन का तो मतलब पता है ना, ऐसी स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। कार्बो मीन्स अगर एक कार्बन वाला ग्रुप हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी दी, बल्कि ये थोड़ी सी चेंज है। इसमें कार्बन के साथ एक CH3 लगा है, एक CH3 लगा है, एक CH3 लगा है यहाँ पे, ठीक है। और इस ग्रुप में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो क्लोरीन है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नाउ अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेकर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ बचे ये जो स्पीशी बनी है ना, जो कि एक बेसिकली ग्रुप है जिसमें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन, ठीक है। अ स्पीशी विच कंटेन कार्बन एटम विद पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन हो दैट इज नोन एज द कार्बोकैटाइन, ठीक है। कार्बोकैटाइन इज यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू हेटेरो एटम हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन द कार्बन। तो देखिए जैसे क्लोरीन जुड़ा है ना, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसी वजह से तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाता है, और जब बॉन्ड के तोड़ने पर हम देखते हैं कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि ऑक्सीजन हो सकता है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस या क्लोरीन। अब बच्चे इसी तरह से आपने साइड बॉक्स देखना, देखें ये है कार्बोकैटाइन, ये है कार्ब एनाइन, यानी कार्बो एनाइन भी पढ़ लेते हैं इसको। इज फॉर्म्ड, ये कब बनेगा? अगर बच्चे यही वाला जो सारा ग्रुप है ये क्लोरीन की बजाय, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना क्लोरीन, उसकी बजाय किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा होता, तो फिर जब मैं बॉन्ड को तोड़ता, जैसा पहले मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे देखें अगर कार्ब एनाइन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू हेटेरो एटम, यानी मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेने की सलाहियत होती है, हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन द कार्बन, जो कि कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसा कि लिथियम, मैग्नीशियम, कैडमियम वगैरह। क्योंकि अगर इमेजिन कर लें कि ये क्लोरीन की बजाय बचे लिथियम जुड़ा होता है यहाँ पर और बॉन्ड को तोड़ते, तो अब लिथियम तो मेटल है, लिहाजा ये अपने ऊपर लेगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन को फिर वो नेगेटिव बना देगा। तो ये सारा चक्कर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क का है। बहरहाल आपको ये फ़र्क जो है ना शॉर्ट आना है, कार्बोकैटाइन और कार्ब एनाइन। जी तो बच्चों अब हमारे पास बी पोर्शन है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रीएजेंट।
मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं बताऊंगा रीएजेंट होता क्या है। बात को समझे, हमारे पास एक रिएक्शन में चीज़ होती है सबस्ट्रेट और एक होता है रीएजेंट। तो रीएजेंट क्या होता है? रिएक्शन के दौरान जो अटैकिंग स्पीशी है, जो अटैक करेगी, दैट इज़ कॉल्ड रीएजेंट। और वो स्पीशी विच इज़ अंडरगोइंग अटैक, जिस पर अटैक हो रहा है, जो अंडरगो कर रहा है अटैक, दैट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट। क्योंकि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एक ए चीज़ है एक बी चीज़ है, पॉसिबल है कि ए बी के ऊपर अटैक कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, सो ए इज़ नोन एज द रीएजेंट। और बी के ऊपर अटैक हो रहा है तो बी इज़ नोन एज द सबस्ट्रेट। अब हमने देखना है टाइप्स ऑफ रीएजेंट, यानी जो अटैकिंग स्पीशी है ना रीएजेंट, वो कितनी टाइप का हो सकता है। पहली टाइप है फ्री रेडिकल, जो मैं आगे पढ़ा चुका हूँ, काइंडली इसको रीड कर लीजिएगा, सेम टू सेम बात है। दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोफाइल और तीसरी टाइप है न्यूक्लियोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रो को देखते हैं बच्चे। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लवर, लव करने वाला। तो ये ऐसी स्पीशी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को लव करती है, जो इलेक्ट्रॉन को चाहती है। अब इलेक्ट्रॉन को कौन चाहता है? चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो कोई फॉर एग्जांपल ए स्पीशी है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वही इलेक्ट्रॉन को चाहेगा ना। सो इलेक्ट्रोफाइल आप यूँ कह लें कि एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी होती है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ चाहती है। ज़रूरी नहीं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, कभी कभी कोई ए स्पीशी न्यूट्रल भी हो सकती है, यानी उस पर कोई चार्ज ना हो, लेकिन बच्चे उसके पास ये टेंडेंसी हो कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन या उसके पेयर को एक्सेप्ट कर सके, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएगी। सो इलेक्ट्रोफाइल समझे, जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है। अब इलेक्ट्रॉन को चाहेगा दो चीज़ें, नंबर वन जो खुद पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, नंबर टू जो खुद तो न्यूट्रल है लेकिन वो कैपेसिटी या टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन के पेयर या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। सुनाओ, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, एक भी हो सकता है ग्रुप भी हो सकता है, दैट इज एबल टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल, जो कि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है इलेक्ट्रॉन के पेयर को। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लवर। ईदर पॉजिटिव आइन, जिसमें कार्बोकेटाइन भी होंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन भी क्या है, पॉजिटिव होता है, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल आपने एक पॉजिटिव की याद रखनी है, एक न्यूट्रल की। CH3 पे पॉजिटिव है तो बच्चे ये इलेक्ट्रोफाइल है, हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव है तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब SO3 हो गया या BF3 हो गया, बच्चे इन पे चार्ज कोई नहीं है बट स्टिल दे आर इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल की न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं, यानी नो डाउट इन पे चार्ज कोई नहीं है बट दे आर स्टिल इलेक्ट्रॉन लवर्स जी। तो अगली चीज़ है न्यूक्लियोफाइल। अब ये भी नाम से ज़ाहिर है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल यानी लवर। तो बच्चे ये स्पीशीज़ बेसिकली न्यूक्लियस को लव करती हैं। अब न्यूक्लियस के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है ना न्यूक्लियस के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन चाहता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ए फॉर एग्जांपल कोई स्पीशी है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव न्यूक्लियस को चाहता है। या कभी कभी वही बात कि एक स्पीशी न्यूट्रल होने के बावजूद भी न्यूक्लियोफाइल हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होगा जो कि वो डोनेट करना चाहता है, तो वो किसी पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस की तलाश में होगा जिसको वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर दे। सो न्यूक्लियोफाइल समझ आई, ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज है या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं एक या ज़्यादा, और उस वजह से वो किसी पॉजिटिव न्यूक्लियस की तलाश में होते हैं, वो न्यूक्लियस पे जाके अटैक करते हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल जी। तो बेटा इसको रीड कर लेना है आपने, मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे OH नेगेटिव की एग्जांपल बड़ी आसान है, नेगेटिव चार्ज है मतलब ये किसी पॉजिटिव की तलाश में होगा। या फिर यहाँ पर NH3 अमोनिया देखें, बच्चे अमोनिया के पास कोई चार्ज नहीं है बट उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर वो न्यूक्लियस की तलाश में है। H2 यानी वाटर की बड़ी आसान मिसाल है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो भी किसी पॉजिटिव के साथ जुड़ना चाहेगा। अब बच्चे नीचे लिखा हुआ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कुछ एटम्स या स्पीशीज़ के ऊपर ना, कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पार्शियल चार्ज भी होते हैं एंड देन स्टिल दे आर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि ये कंपाउंड है CH3 यानी मिथाइल और साथ में OH लगा है हाइड्रोक्साइड, मैथनॉल, ठीक है। अब बच्चे इस कंपाउंड के अंदर CH3 के पास ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है।
OH नेगेटिव के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये भी एग्जांपल देख लीजिएगा, एक ही बात है जी। तो बेटे अब हमारे पास सी कैटेगरी है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब इसमें मल्टीपल रिएक्शन है और आज का जो लेक्चर है, बल्कि ये पूरा चैप्टर ही जो है ये शॉर्ट के लिए ना, तो आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला रिएक्शन है जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले रिएक्शन को मैं समझाया करूँगा, फिर उसको डिफाइन करना बड़ा ईजी हो जाएगा। इस रिएक्शन को देखिएगा, यहाँ पर आपको ना CH3 CH2 मिलेगा और साथ में उसके साथ ब्रोमीन जुड़ा है, तो दिस इज़ द ब्रोमो इथेन। ऑलराइट, अब इसके साथ मैंने रिएक्शन करवाया है KOH का। नाउ प्लीज़ फोकस, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो OH है ना बच्चे, ये OH ये इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है, ब्रोमीन की जगह ले रहा है। तो फिर क्या बना, ये CH3 CH2 ये तो वैसे ही रहा, अब साथ में जो ब्रोमीन जुड़ा था उसकी जगह OH आ गया। OH ने रिप्लेस कर दिया Br को। फिर बाकी रिएक्शन बड़ा इजी है कि OH तो इधर आ गया, फिर ये जो K है इसने ब्रोमीन को अपने साथ मिला लिया तो KBr बन गया। लेकिन मेन चीज़ जो यहाँ पर समझने वाली है वो है रिप्लेस करना, कि OH ने आकर Br को रिप्लेस कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिसमें दो रिएक्टेंट रिएक्ट इन सच अ वे दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कोई एक एटम एक मॉलिक्यूल में से कोई एटम रिप्लेस कर दे और ख़ुद उसकी जगह ले ले जी। तो बच्चे अब दूसरी टाइप है एडिशन रिएक्शन। नाम से ज़ाहिर है कोई चीज़ ऐड होगी। रिमेंबर, ये जो चीज़ ऐड होगी ये उन्हीं में ऐड होते हैं जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अनसैचुरेटेड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो उनके अंदर नई चीज़ को ऐड करने की जगह होती है। सो फॉर एग्जांपल ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और यहाँ पर 200 to 300 लिखा है, और यहाँ पर आप सेल्सियस लिख लेंगे, डिग्री सेल्सियस आई की जगह ना, तो 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और बच्चे क्या होता है, बात सुनिएगा, ये डबल बॉन्ड में से ना एक ऊपर वाली या नीचे वाली एक बॉन्ड टूट जाती है, ठीक। उस बॉन्ड के टूटने की वजह से हाइड्रोजन दो है ना यहाँ पे H2, एक हाइड्रोजन इधर आता है तो CH2 बन जाता है CH3, और CH2 ये भी हाइड्रोजन लेकर अगेन CH3 बन जाएगा, यानी इथेन होगा। एक एग्जांपल याद रख लें, दिस इज़ द एडिशन रिएक्शन, जिसमें कोई एक दूसरे में ऐड होके एक नया प्रोडक्ट बनता है जी। तो बेटे अब तीसरा रिएक्शन देखें, दैट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन आपको पता है कहते हैं रिमूव करने को, निकालने को। तो इसकी मिसाल पहले देख लें, रिएक्शन खुद ही समझ आ जाएगा। ये हमारे पास वही कंपाउंड है ब्रोमो इथेन, यानी Br लगा है और साथ में CH2 CH3 इथेन लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है, और साथ में KOH है। अब बच्चे क्या होगा, बात को गौर से सुनिएगा। इस कंपाउंड में ये जो ब्रोमीन है ये चूँकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ बॉन्डेड है ब्रोमीन, तो इस कार्बन ने देना है, इस कार्बन ने देना है ब्रोमीन, तो फिर साथ यानी एडजेसेंट कार्बन बिल्कुल साथ वाला देगा अपने में से एक हाइड्रोजन, CH3 की बजाय CH2 रह जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन निकला है वो इसमें से इस K के साथ मिलेगा तो बनेगा KBr, ठीक है, KBr। और यहाँ से K के साथ OH जो था वो इस यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकल रहा था उसके साथ मिलके H2 बना दिए। पीछे क्या बचा, पीछे इधर CH3 की बजाय अब CH2 रह गए और इधर भी CH2 बच गया, और उनके दरमियान बॉन्ड एक नया डेवलप हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ है, कोई चीज़ एलिमिनेट हो रही है। सो कहता है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम्स, साथ जुड़े एटम से रिमूवल होनी है। इस कार्बन ने अपने साथ जुड़ा इस ब्रोमीन निकाल दिया और इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकला है, तो ये बचे एडजेसेंट यानी जुड़े हुए एटम्स थे, ठीक है। अक्कर टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, तो इससे मल्टीपल बॉन्ड जैसा कि यहाँ पर दो बॉन्ड बन गए ये हो जाता है। और बस ये जो अल्कोहल है ये यहाँ पर कंडीशन है। और आखिरी बात कि जो एलिमिनेशन है ना वो रिवर्स ऑफ एडिशन होते हैं। दूसरा रिएक्शन और तीसरा आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं, उलट हैं जी। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे चौथा रिएक्शन जिसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। तो बेटे नाम से जाहिर है कि हाइड्रो का मतलब होता है पानी और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो इस रिएक्शन में ना हम कंपाउंड के अंदर मौजूद बॉन्ड को तोड़ेंगे पानी की मदद से। सो हाइड्रोलाइसिस के अंदर कंपाउंड ब्रेक करता है 2 यानी 2 के अंदर,
ओन रिएक्शन विद वाटर, जब आप इसका रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं। और यहाँ पर ना इस रिएक्शन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एज अ कैटलिस्ट हेल्प करते हैं जी। तो बेटे रिएक्शन एग्जांपल देखें, ये है इथाइल एथानोएट, ठीक है। इसमें ये है CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर CH3। ये कंपाउंड है इथाइल एथानोएट। इसका वाटर H2O के साथ रिएक्शन करवाया। अब क्या हुआ, बात को गौर से सुनिएगा। ये जो CH3 है, ये यही वाला शुरू वाला है ना, इसके साथ कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी बेशक वही है, ठीक। उसके साथ जो ऑक्सीजन लगा है ना, वो ये वाला ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गई है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड मज़ीद बननी है, तो बेटे वो हाइड्रोजन, ये आप देख सकते हो, उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके मिल गया और ये कंपाउंड बन गया एथानोइक एसिड। अब जेहन में आता ना कि सर ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, बच्चे ये इस वाटर ने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया, अब इसके पास बचा OH, ठीक है। अब जो बाकी कंपाउंड है उसकी स्टोरी सुने। ये है CH3 CH2, तो ये यहाँ से टूटा ना, तो पीछे CH3 CH2 बचा, ठीक है। उसके साथ OH लगा जो कि पानी का बचा हुआ हिस्सा है। तो यूँ हाइड्रोलाइसिस हुई, यानी इस पानी ने इस कंपाउंड को सेंटर से दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक एथानोइक एसिड और ये अल्कोहल है एथानॉल जी। तो बेटे अब पांचवा रिएक्शन देखें, कंडेंसेशन रिएक्शन। कहता है कंडेंसेशन रिएक्शन में ना दो छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन जुड़ते हैं टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। और इसमें आपको साइड पर विद या विदाउट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। क्या, स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसा कि वाटर, ये लॉस हो सकता है, मतलब निकल सकता है। NH3 एक स्मॉलर मॉलिक्यूल निकल सकता है, HCl निकल सकता है। तो बहरहाल कंडेंसेशन में दो छोटे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनता है विद और विदाउट लॉस ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल। छोटे मॉलिक्यूल जैसा कि वाटर, अमोनिया, HCl, ये लॉस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसा कि बच्चे ये रिएक्शन है प्रोपानॉन, इसमें क्या हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, ये कंपाउंड है प्रोपानॉन। इसके साथ रिएक्शन होता है किसका, हाइड्रोक्सल अमाइन का, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है सेंटर पे N नाइट्रोजन, एक तरफ OH, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड है हाइड्रोक्सल अमाइन। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इनसे बन रहा है प्रोपानॉन ऑक्साइन, ठीक है। ये सारा कंपाउंड समझते हैं, इसको समझते हैं जी। तो बेटे देखें, इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले CH3 है, फिर C है। तो देखिए ये अभी तक सेम जा रहा है, CH3 और C इससे निकला है। ऊपर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, वो एक बॉन्ड टूट गया और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन रह गया। तो फिर ऑक्सीजन ने क्या करना है, अपने साथ एक हाइड्रोजन मिलाना है। वो हाइड्रोजन कहाँ से आया बेटे, वो इस हाइड्रोक्सल अमाइन का नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा ना, यानी कह लें कि नाइट्रोजन ने अपना ये हाइड्रोजन दे दिया, ये वाला, और कार्बन ने अपना एक बॉन्ड तोड़ दिया ऐसे। तो कार्बन का एक बॉन्ड रह गया, एक फ्री हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड बन गया। तो ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ जाके ऐसे मिल गया। नाउ कार्बन के साथ ये CH3 कहाँ से आया, देखिए इस कार्बन के साथ CH3 लगा है ना, वो बस नीचे करके हमने ऐसे नीचे लिख दिया, ठीक है, नीचे की तरफ। अब कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ है, क्यों फ्री हुआ है, क्योंकि पहले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड था, एक तो टूट गया तो पीछे एक ही बचा। अब वो बॉन्ड जो है वो फ्री हुआ, उसने नाइट्रोजन के साथ बना लिया। अच्छा, नाइट्रोजन का भी तो फ्री हुआ था ना, क्योंकि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जुड़ा था, वो रिमूव हुआ, तो अब नाइट्रोजन का एक फ्री हो गया। तो कार्बन नाइट्रोजन दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री था, उन्होंने आपस में बना लिया, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर ये हाइड्रोजन है, देखिए ये ऊपर हाइड्रोजन लगा है, उसके साथ OH है, तो आप देख सकते हैं यहाँ OH लगा हुआ है। अब बच्चे ये कंपाउंड के अंदर ये OH और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और वाटर यानी H2O रिमूव होता है। नाउ प्लीज़ लिसन, कार्बन के साथ OH लगा था, वो निकला, तो कार्बन का एक बॉन्ड मज़ीद फ्री हुआ। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा था, वो निकला, तो इनका फ्री हो गया एक एक बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान अब डबल बॉन्ड बन गया। एक पहले था, एक एक अब फ्री हुआ, तो उन्होंने वो आपस में बना लिया, तो ये डबल बॉन्डेड बन गया। अब ये कंपाउंड है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसका नाम है प्रोपानॉन ऑक्साइन। छठा रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। और बच्चे जो उसके बाद सातवां रिएक्शन है ना, उसका नाम है रिडक्शन। इन दोनों में पहले मैं आपको फ़र्क सिखा दूं। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, वही डेफिनेशन है, बस अब हमने ना ऑर्गेनिक रिएक्शन के हिसाब से समझना है। ऑक्सीडेशन होता है ऐड ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर कोई कंपाउंड अपने अंदर ऑक्सीजन ऐड कर ले तो बेटे वो ऑक्सीडेशन कर रहा है।
तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उलट होता है ना, तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन आप कह लें, यानी अगर किसी में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो रिडक्शन कर रहा है। ऑक्सीडेशन की दो और डेफिनेशन है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है। तो अगर हाइड्रोजन का लॉस हो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऐड हो तो रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्सीडेशन, अगर बेटे ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो रिडक्शन। अब ये रिडक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके साथ ही एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, वो ये कि इनको देखते हुए ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हुए एक और डेफिनेशन बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो सोडियम है Na, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो साथ में तब्दील हो जाता है Na पॉजिटिव। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कीजिएगा। पहली बात, इसने लॉस किया ना इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाला, तो ये क्या कर रहा है बेटे, ये ऑक्सीडेशन कर, मैं आगे लिख देता हूँ, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। Na का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं यानी 0, और यहाँ पे प्लस यानी +1, तो 0 से +1 हो रहा है, क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज़ होता है। ये चौथी डेफिनेशन कर लें, ऑक्सीडेशन नंबर बेटे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब मैं आगे मूव करता हूँ यहाँ पर रिडक्शन के अंदर। रिडक्शन की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी ना, अपने अंदर ऐड करना इलेक्ट्रॉन को। सो आइए ज़रा करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है क्लोरीन, ओके Cl, वो ऐड कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपने अंदर, तो यानी वो रिडक्शन तो कर रहा है ना, तो इससे बनेगा Cl नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, बचे क्लोरीन का यहाँ पर कितना है 0, और यहाँ पर -1, क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि 0 से -1 जाना यानी छोटा होना, तो रिडक्शन, ये रिडक्शन कर रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है रिडक्शन का। सो हम कहेंगे रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर जाता है। तो बेटे ये चौथी आपको फ़र्क या डेफिनेशन कह लें ये मिल गई, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन का हमारी बुक ने कौन सा रिएक्शन यूज़ किया है। आप देख सकते हो एक प्रोपीन कंपाउंड है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ प्रोपीन। ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है, वो ऑक्सीजन O3 है ना, यानी ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना यानी ऑक्सीडेशन ही करवा रहा है, तो हम ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे हैं जी। तो बेटे यहाँ पर जो CH3 है ना, वो सेम टू सेम लगा है, उसके बाद जो कार्बन है वो कार्बन ये लगा है, उसके बाद साथ में एक हाइड्रोजन भी तो लगा है, तो ये वो साथ में हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक। लेकिन यहाँ से आप समझ लें दरमियान वाले डबल बॉन्ड टूटते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड टूट गए, तो अब कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था, हाइड्रोजन नहीं बना रहा, कार्बन बना रहा था, तो कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, कार्बन ने उन 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मिला लिया, जो कि ज़ाहिर है हम दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, ये कंपाउंड बन गया एथानल, ठीक है। अब जो यहाँ पर टूटने के ये जो साइड है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ये लगा है और एक हाइड्रोजन ये लगा है। अब इस कार्बन के भी तो दरमियान में ये 2 बॉन्ड टूटे ना, तो उसने वो 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ लिया, जो कि ज़ाहिर है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन है किस सेंस के अंदर, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, यानी पहली सेंस के अंदर। अब हम आपने ना ऊपर वाली जो 2 लाइनें वो पढ़ लेनी है, वो सेम टू सेम होगी जो मैंने कुछ डेफिनेशंस बताई हैं। रिडक्शन में यहाँ पे कौन सी मिसाल दी गई, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का कंपाउंड होता है जिसको हम इथीन बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड की जा रही है, निकल की मौजूदगी में कैटलिस्ट है, तो क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन 2 ऐड करें ना H2, एक हाइड्रोजन ये ले लेता है और एक हाइड्रोजन ये ले लेता है, तो हाइड्रोजन ऐड करने से एक बॉन्ड टूट जाता है, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। इधर CH2 था, CH3 बन गया, CH3 बन गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया कि हाइड्रोजन को ऐड करना दिस इज़ ऑल्सो रिडक्शन। सो हमने रिडक्शन की यहाँ पर ये वाली मिसाल यूज़ की है।